start chemical equilibrium, easiest chapter of the फिजिकल केमिस्ट्री। कुछ भी क्वेश्चन पूछे तुमसे आंसर हो जाना चाहिए। बट इजिएस्ट मतलब एक बार करने के बाद, एक बार तो पूरा समझना पड़ेगा। इजिएस्ट मतलब नहीं कि अपने आप आगे, इसमें मेहनत करनी होगी। हाँ, बट एक बार ही काफी है कि कोई भी क्वेश्चन बन जाए। नोट्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम आई थिंक आई हैव सेंट ना, at that time only I have sent. Okay, let me check. सेम थिंग मैं यहाँ पे रिपीट भी करते जाता हूँ। Okay, I'm sending it once again. Done. Okay. Starting with थोड़ा definition, I just go through that. ये notes मैंने भेजा. What is written? देख लेना starting with definition and all. देखो. Now we'll start. Chemical equilibrium से मैं बता देता हूँ जो भी लिखा है. So we go for the chemical equilibrium, types of equilibrium, types of reactions, types of reactions. Types of reactions में क्या होगा? One will be irreversible reaction, irreversible reaction. उसको irreversible मतलब वो रिवर्स नहीं किया जा सकता, रिप्रेजेंटेड बाय दिस है ना, और रिवर्सिबल होगा तो दोनों एरो देते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन की A gives out something B plus C ऐसे. Example, precipitation reaction, neutralization, combustion. So these all are irreversible reaction. Suppose we have taken 1 mole of acid and another mole of base is there. So what will happen? These two will react to form NaCl and H2O. But is it feasible? Reaction takes place in the backward direction. Okay. You take NaCl and put it into water. So will it be converted to NaOH and HCl? No. वो NaOH और HCl में नहीं जाएगा. NaCl को वाटर में डालोगे तो एसिड और बेस नहीं बनेगा. जैसे कि और ले लो कंबसन रिएक्शन, कार्बन को बंद करो, क्या बनेगा? कोयला को जला दो, CO2 गैस बन के बाहर आ गया. क्या उल्टा होगा? क्या कोई CO2 गैस लो,
हिट करो, कार्बन अलग ऑक्सीजन अलग, नहीं, तो ये सब इरिवर्सिबल रिएक्शन, एक बार हो गए तो हो गए। Cu2 प्लस और Zn, ये रिएक्ट किया था Zn2 प्लस एन कॉपर में, ऐसे चला गया। कई रिवर्सिबल रिएक्शन भी होता है, कई इरिवर्सिबल होता है, तो ये एक बार में इधर चला गया। अब इसको इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, फॉरवर्ड ही चलते जाएगा। क्लियर हुआ? व्हाट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन? ना, व्हाट इज रिवर्सिबल रिएक्शन? तो यही हम लोग का बात है, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है। रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन। उसमें रिएक्टेंट भी बचा रहेगा, प्रोडक्ट भी बचा रहेगा। जैसे एक वाटर बॉटल ले लो, उसका थोड़ा वाटर हटा दो, तो जो बाकी स्पेस उसमें वेपर फिल हो जाएगा। तो वाटर हो सकता है 50 ग्राम हो, तो वेपर 1 ग्राम हो, बट कितने साल के भी बाद आओगे तो उतना ही रहेगा वो, 50 ग्राम वाटर एंड 1 ग्राम वेपर। तो कंप्लीशन पे नहीं गया ना, मतलब दोनों रहा, वाटर भी रहा, वेपर भी रहा। तो रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर goes to completion. It is represented by, ऐसे डबल एरो दे दो। एग्जाम्पल, CO gas plus Cl2 gas gives out COCl2 gas. इसके लिए रिएक्शन रिवर्सिबल हो, सर्टेनली क्लोज वेसल होना ही चाहिए। क्लोज वेसल नहीं है तो कुछ ना कुछ लॉस होगा, तब मुश्किल है ना। देखो रिवर्सिबल तभी है ना जब वाटर के ऊपर वेपर एक्यूमुलेट हो रहा है, तो वाटर से वेपर, वेपर से वाटर ऐसे बन रहा है, जैसे ये हो गया। ऐसा लिक्विड से वेपर जा रहा है, वेपर से भी लिक्विड आ रहा है। बट तुम एक ओपन ले लो बॉटल, तो क्या होगा, एक रूम में वाटर थोड़ा गिर रहा है, तो क्या होगा, वो H2O वेपर बनेगा, वो रुकेगा ही नहीं, ओपन है, वो बाहर चलते जाएगा। यहाँ तो इरिवर्सिबल हो गया ना। और यही रिएक्शन यहाँ पे क्या था, रिवर्सिबल था। सोचो, इसमें डाउट? एक मिनट, एक मिनट रुकना थोड़ा। हाँ बताओ, इसमें कोई प्रॉब्लम? नहीं। ओके, तो सिमिलरली जैसे कि इन ओपन वेसल, if you take CaCO3 solid, so it gives out CO solid plus CO2 gas. Open vessel में CO2 gas will go out. In closed vessel, CaCO3 solid gives out CO solid plus CO2 gas. ऐसे क्लोज वेसल में क्या होगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा ना। ओपन वेसल में इट गोस स्ट्रेट अवे। लॉ ऑफ मास एक्शन। अब देखो, जैसे ये हो गया ए गैस प्लस
B gas gives out C gas plus D gas. Now, according to law of mass action, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है? रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन किसके प्रोपोर्शनल होगा? इसको आरएफ ले लो, इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर स्मॉल ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर स्मॉल बी, कोएफिशिएंट से रेज करो उसे। जैसे 2a प्लस 3b है तो रेट जो होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन का a स्क्वायर बी क्यू, इसके प्रोपोर्शनल। सो आर एफ विल बी के एफ a रेज टू a b रेज टू b, ऐसे। नाउ रेट ऑफ रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन RB, so that is KB C raised to C D raised to D। सिमिलर रिएक्शन हो गया है ना, RB इक्वल टू दिस। तो ये एक हो गया, इतना आ गया। अब इसको क्या बोल रहे हैं? कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन टर्म्स तुमने पढ़ा है, बट अब कंसंट्रेशन होता है मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर। आगे के हर चैप्टर के लिए मोल्स पर लीटर ही। एट इक्विलिब्रियम व्हाट विल हैपन? इक्विलिब्रियम पे क्या हो गया? मैंने बताया कि यदि 50 ग्राम वाटर है तो 50 ग्राम ही रहेगा, और 1 ग्राम वेपर है तो 1 ग्राम ही रहेगा। स्टार्टिंग में मान लो वाटर 51 ग्राम था, धीरे धीरे वाटर वेपर बना, बट कुछ वेपर वाटर बनेगा, फिर अगला वाटर ज्यादा था, फिर वेपर बनेगा, बट थोड़ा बहुत वेपर वापस वाटर में आ जाएगा। तो वाटर वेपर करते करते एक समय क्या होगा कि इक्विलिब्रियम आ जाएगा। कुछ मान लो कि कुछ 10,000 मॉलिक्यूल एक सेकंड में वेपर बन गया, तो 10,000 वेपर एक सेकंड में लिक्विड बन जाएगा। मतलब जिस रेट से वाटर से वेपर बना उसी रेट से वेपर से वाटर बनेगा। तो तुम बोलोगे इक्विलिब्रियम में कभी रिएक्शन हो ही नहीं रहा, रुक गया। बट रुका नहीं है, रिएक्शन डायनेमिक है, वो लगातार चल रहा है। रिएक्टेंट लगातार प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, बट उतना ही अमाउंट प्रोडक्ट से रिएक्टेंट आ जा रहा है। मान लो कि कभी एस्केलेटर पे जाते हो, राइट? तो एस्केलेटर पे जा रहे हो, अचानक अच्छा सपोज एस्केलेटर ऊपर जा रहा है और तुम उसी स्पीड से नीचे आ रहे हो, तो जो लोग तुम्हें दूर से देखेंगे वो बोलेंगे अरे वो तो तुम खड़े हो एक जगह पे, वेर स्टैटिक, कहीं नहीं जा रहे हो। बट इंटरनली क्या हो रहा है कि तुम उसी स्पीड से नीचे उतर रहे हो और एस्केलेटर उसी स्पीड से ऊपर जा रहा है। तो रेट ऑफ क्या होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, यही होगा। तब तुम लोग इक्विलिब्रियम है। ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो गया, स्टैटिक नहीं। स्टैटिक मतलब एक जगह है, पड़ा हुआ है, एक कप एक जगह पर रखा हुआ। डायनेमिक मतलब दोनों साइड से रेट इक्वल होगा। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन कुछ समय के बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा, स्टार्टिंग में नहीं, कुछ समय के बाद तो ऐसा हो जाएगा ना, इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड मैंने लिखा है, इसको इक्वल कर दो। रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन क्या है? के एफ ए रेस टू ए बी रेस टू बी, और वहां पे के बी, मतलब ये आर एफ इक्वल टू आर बी जब मैंने लिखा तो आर एफ इज गिवन एज के एफ ए रेस टू ए बी रेस टू बी इक्वल टू के बी सी रेस टू सी डी रेस टू डी। नाउ के एफ बाई के बी इक्वल टू सी रेस टू सी डी रेस टू डी बाई ए रेस टू ए बी रेस टू बी। अब के एफ और के बी को हम लोग एक के इक्विलिब्रियम बनाएंगे, दैट इज के सी। के इक्विलिब्रियम इक्वल टू के सी इक्वल टू सी रेस टू सी डी रेस टू डी
a raised to a, b raised to b। तो ये Kc हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो Kf क्या था? एक रेट कांस्टेंट था, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। एक बहुत सिंपल क्वेश्चन वो लोग देंगे ही, Kf के भी दे देंगे, Kf भी देंगे, Kb भी देंगे, के इक्विलिब्रियम पूछेंगे तो बस Kf बाई Kb कर देना, Kf बाई Kb। नाउ इट इज रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड direction and K equilibrium is equilibrium constant। Kc is also equilibrium, but it is equilibrium constant in terms of concentration। और Kc में जो C रेस टू C, D रेस टू D ये सब है, ये कंसंट्रेशन कौन सा है? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। मतलब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन नोन है तो तुम Kc बता सकते हो, Kc नोन है तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बता सकते हो। एग्जांपल देखते हैं। देखो, जैसे सपोज if I give you H2 gas plus I2 gas, ये सिंपल क्वेश्चन जो आते हैं, 2HI गैस, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kc। ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, सब ऐसे इतने सिंपल होते हैं। तो Kc इज नोन इफ यू नो द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, सो Kc विल बी, एंड T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे सपोज डायरेक्टली इट इज गिवन 1 मोलर और यहाँ पे 7 मोलर। तो Kc में क्या होगा? C रेस टू C, HI रेस टू 2 बाई A रेस टू A, H2 रेस टू 1, I2 रेस टू 1, ऐसे हुआ ना। तो डायरेक्ट गिवन है 7 स्क्वायर बाई 1 इंटू 1, 49, ये आंसर होगा। तो ये तुम्हें 117 डायरेक्ट तो नहीं देगा, थोड़ा सा इनडायरेक्ट कर देगा। कैसे? वो तुम्हें एक हिंट देगा जिससे तुम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन सबका कैलकुलेट करो। वो बोलेगा H2 गैस, HI गैस यहाँ पे बना दिया गया, राइट। इनिशियली ये 1 मोलर था, ये 0.52 मोलर था, और ये 0 था T इक्वल टू 0 पे। एंड T इक्वल टू T पर मालूम चला कि ये 0.8 मोलर आ रहा है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kc? नाउ ट्राई। T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे मालूम चल गया कि ये 0.8 मोलर HI है, तो Kc का वैल्यू क्या आएगा? यूज कॉपी पेन एंड ट्राई।
ओके, सो आंसर जो तुमने किया है 160/13 अचल का आंसर एंड साहिल 0.33. Okay, so at time t is equal to t equilibrium, if we know the concentration of all, then directly we can tell the value. So how to know? Either your calculation is fast, you can do it directly. Since 0.8 mole of HI has been formed, it means 0.4 mole of H2 and I2 will react. Can be 2 mole, 1 mole H2 reacts with 1 mole I2, then 2 mole HI बनता है. It means यहाँ पे 0.4 mole रिएक्ट किया है, तो ये कितना बच जाएगा? डायरेक्ट 0.4 रिएक्ट किया था 0.6, नहीं ये 0.12 और ये 0.8, तो केसी के वैल्यू हो गया 0.8 के स्क्वायर बाय 0.6 और 0.12. ऐसे एक्सपेक्टेड है कि तुम बाद में डायरेक्ट लिख पाओ, राइट? बट अभी जब सॉल्व करना है तो तुम्हें ऐसे लिखना होगा 1 माइनस एक्स, जिसको ये डायरेक्टली क्लियर नहीं है मोल कंसेप्ट, तो ये 2x हो गया एंड 2x इज गिवन टू बी 0.8, so x is equal to 0.4 at time t is equal to t equilibrium. ये बच जाएगा 0.6, ये बच जाएगा 0.12 और वो 2x है, तो Kc का वैल्यू विल बी hi के स्क्वायर बाय h2 and I2, so it will be 0.8 के स्क्वायर divided by 0.6 and divided by 0.12. So Kc we can calculate. Now is it clear? क्या यही आंसर तुम लोग का था? कोई डाउट है तो पूछो. नो. साहिल का आंसर 0.33. नो. ओके. 8.88 आंसर इज ओके. सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि हाउ व्हाट टू डू ना. वो तुम्हें इनिशियल कंसंट्रेशन दे देगा और एक कोई हिंट दे देगा. मान लो H2 बोल दिया कि 0.8 मोलर बचा हुआ है, एक हिंट दे दिया तो तुम्हें टी इक्विलिब्रियम बता दोगे ना कि अच्छा 1 मोलर से 0.8 बच गया, तो 0.2 रिएक्ट किया, I2 भी 0.2 ही रिएक्ट करेगा, तो उसका रिमेनिंग 0.32 होगा, और 0.2 से रिएक्ट करे तो उसका डबल 0.4 बनेगा. देन कैसे यू कैन कैलकुलेट. इट मींस ओनली वन हिंट विल बी गिवन, राइट? और उसके अकॉर्डिंग तुम्हें गेस करना होगा कि बाकी सबका कंसंट्रेशन क्या है. देन यू कैन डायरेक्टली आंसर. HI is 0.8. You have to calculate the value of HI, na? HI is given directly 0.8. Or according to question, HI is 2x. 1 minus x, 0.52 minus x. And now it is 2x. Okay? Now opposite. If Kc is given, how to calculate? ये टिपिकल क्वेश्चन है केमिकल इक्विलिब्रियम का, जो बोर्ड्स एग्जाम में हर जगह आता है, और अभी टेस्ट ये सब रहेगा ही रहेगा. ऐसे ही सिंपल सा. कंसंट्रेशन होने कैसी बताओ, कैसे से कंसंट्रेशन, दो क्वेश्चन तो ये जरूर बनेंगे, है ना? सपोज अभी क्या था, कंसंट्रेशन से कैसी, अब अपोजिट करते हैं. Kc given है, you have to tell the equilibrium concentration. So again, if I use H2 gas plus I2 gas gives out 2HI gas, and Kc is given to be 49, and T is equal to 0 पे this is 1 molar, this one is also 1 molar, ये of course 0 होगा. So what will be the T equilibrium? ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा? ट्राई करो 2-3 मिनट, 5 मिनट भी लग सकता है, बट पहले खुद से समझ में आ गया तो सबसे अच्छा होता है.
Okay, done. 0.22, 0.22 and 0.78. आयुष आनंदी का भी सेम आंसर, सबका सेम। आयुष आनंदी ठीक है, नहीं दो ही आंसर आया अभी, तो हो सकता है ये हो। मुझे आंसर नहीं पता, चेक करूंगा तो मालूम चलेगा। साहिल 0.143। साहिल वी हैव टू टेल द कंसंट्रेशंस ऑफ ऑल द स्पीसीज, मतलब H2, I2 and HI। Anandi and Ayush has answered, and this 9 of you, no answer has been given yet. I feel like this may be the answer. Now all three. We have to find the value of concentration of all the species. Okay. So what we'll do, इसे तुम लिखोगे 1 minus x molar. So x mole of H2 will react with x mole of I2. Then 2x mole of HI will be formed. Now, these all three are the equilibrium concentrations. So now Kc will be, it can be written like HI square divided by H2 and I2. So HI is 2x whole square by ये 1 minus x, and this one is also 1 minus x. Now 49. So square root ले लो. So we'll get 2x by 1 minus x. So 2x is equal to 7 minus 7x. And 9x, x का value हो गया 7 by 9. So H2 concentration is equal to I2 concentration is equal to 1 minus x. It means 2 by 9 molar. 0.22, yes, answer correct है आयुष and आनंदी दोनों. Now HI will be 2x. So it is 2 into 7 by 9. It is 14 by 9. The remaining तुमने minus करके 0.78 किया था. 0.78 नहीं हुआ ना, 2x. आंसर क्या था तुम्हारा HI का? Let me check. हाँ यस 0.78 0.78 दोनों ने आनंदी ने H2 I2 HI का बताया 14/9. हाँ ठीक है, आनंदी करेक्ट है. हाँ आयुष तुम्हें लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया. इट्स ओके, मैंने एक बार दिया, मतलब ऐसे कंसेप्ट वाले क्वेश्चन आएंगे. सोचो कैसा भी क्वेश्चन रहेगा थोड़ा सोच के कर सकते हो ना. इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है, कैसी बताओ, कैसी है तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बताओ. और तो कुछ नहीं है इसमें. ओके नाउ the rate of reaction with the time graph will be what? ये RF goes like this, or
ये आर भी था, ये कैसे होगा, ऐसे। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, पहले तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का ही रेट था, बट धीरे धीरे वो कम होते जाएगा। और बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट धीरे धीरे बढ़ेगा। स्टार्टिंग में 0 था, सपोज इट स्टार्ट्स विद द रिएक्टेंट ओनली, ए गैस बी गैस इस तरह से आ गया, ये ए मोलर था जी मोलर था, ये 0 था। तो स्लोली क्या होगा, पहले ए बी में कन्वर्ट हुआ, मान लो ए 10% बी में कन्वर्ट हो गया, तो 90% ए बचा और बी 10% बचा। सपोज उसका भी 10% कन्वर्ट हो जाए, तो बी का 10%, तो 10 का 10% तो 1 ही हुआ ना, तो 1 मोल वापस आ गया ए में। बट ए 90 मोलर है, उसका 10% कन्वर्ट होगा तो 9 मोल जाएगा, तो 90 माइनस 9 उधर वो 81 वगैरह आएगा। बट रेट तो डिक्रीज होना स्टार्ट होगा ना, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन डिक्रीज होगा इधर, और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन इंक्रीज होगा। फाइनली एक सर्टेन टाइम पे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, एंड दिस टाइम विल बी कॉल्ड टी इक्विलिब्रियम, जहां पे वो मीट कर रहे हैं। यहाँ पे आर एफ इक्वल टू आर बी हो गया, उसके बाद दोनों एक ही रेट से जा रहे हैं। ओके, जैसे कि ए गैस प्लस बी गैस gives out C gas plus D gas ये A molar and these two are 0 and 0. So now concentration with the time, what will happen, concentration of A and B will decreases, but वो कहाँ तक जाएगा we don't know, but एक certain time के बाद once equilibrium is achieved, concentration of A or B will not decrease, concentration of A and B both decreases, बट वो कहाँ पे रुका वो नहीं मालूम। उसी तरह सिमिलरली प्रोडक्ट जब बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम आएगा, तो साइमल्टेनियस आएगा एक सर्टेन टाइम पे। ये नहीं कि ए का इक्विलिब्रियम आ गया और सी और डी अभी इक्विलिब्रियम में नहीं है। इक्विलिब्रियम मतलब जिस रेट से ए और बी सी और डी में कन्वर्ट हो रहा है, उसी रेट से सी और डी ए और बी में बन रहा है, तो ये एक ही टाइम पे आएगा। तब उस समय इसका कंसंट्रेशन क्या है, ऐसे ऐसे बढ़ा, बट यहाँ से कांस्टेंट हो जाएगा, तो क्या होगा, दिस इज सी एंड डी। अब ये दोनों में क्या हो सकता है वैल्यू, हो सकता है कि दोनों में गैप हो ऐसा, या हो सकता है ये ऐसे क्रॉस भी कर जाए, ये नीचे आ जाए, या दोनों एक सिंगल पे भी आ जाए, बट कहीं ना कहीं से पैरेलल हो जाना चाहिए, वो इक्विलिब्रियम टाइम होगा। और रेट है तो इक्विलिब्रियम टाइम क्या होगा, जहां पे वो मीट कर रहे हैं यहाँ पे, इसी रेट के लिए इक्विलिब्रियम टाइम है जब वो मीट कर रहे हैं, और यहाँ पे ऐसे हो गए, क्लियर, कंसंट्रेशन में जब वो पैरेलल हो जा रहे हैं तब। इस पॉइंट को नहीं बता सकते हम लोग। ओके, कितना क्लियर हुआ। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट देखें हम लोग। यही मैंने बोला कि कंसंट्रेशन हो सकता है कि ऐसे चल जाए क्रॉस करके नीचे, वो मैटर नहीं है, वो जा भी सकता है, ये जाके ऐसे चल जाए वो भी चलेगा, बट वो कहाँ पे पैरेलल आ रहा है वो मैटर करेगा। जहां से पैरेलल हो गया ना, वो टी इक्विलिब्रियम होगा। ऐसे यहाँ से पैरेलल, यहाँ से पैरेलल सही से बनी नहीं रहा। इसके बाद से कंसंट्रेशन चेंज होना रुक गया। दिस में भी द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, and this may be the concentration of C and D. ऐसा, तो this represents T equilibrium, y-axis is concentration, and this one is time.
ओके, अब जैसे कि एक रियल एग्जाम्पल पे चले जाएं। मान लो कि N2 गैस प्लस 3H2 गैस gives out 2NH3 gas. At time t is equal to 0, value is given like 1, और time t is equal to t equilibrium पे, then it will be इसको भी कुछ लेना पड़ेगा ना, डेटा ये 1 था, मान लो कुछ और डेटा ले लो, सपोज 0.5 ले लो इसको, 1 मोलर 0.5 मोलर 0 था, so this will be 1 minus x, so this will be 0.5 minus 3x, ये 2x आएगा। तो तीनों का कर्व कैसा होगा वो सोचना है। तो H2 यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे जाते हुए कहीं ना कहीं पैरेलल आ जाएगा वो, ये H2 ले लें। I2 का कंसंट्रेशन पहले ही से कम है, ये 1 है तो 0.5 है, तो ये कहीं इधर होगा, यहाँ से ये जाएगा 0.5 माइनस 3x, तो ये और भी ज्यादा ऐसे डिक्रीज होके यहाँ तक पहुंच गया, और NH3 कितना हो गया 2x, तो बढ़ते हुए ऐसे चला गया। अब x के वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि NH3 किससे ज्यादा है किससे कम है, H2 I2 NH3, NH3 का वैल्यू सबसे कम है कि ज्यादा है, क्या वो बताना पड़ेगा ना। मान लो x का वैल्यू 0.4 है, तो NH3 0.8 होगा, मतलब Y2 से ऊपर होगा। नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता ना, H2 0.5 है, 0.5 माइनस 3x लेना था, x 0.1 है सपोज, तो NH3 0.2 हो गया, और H2 भी 0.2 होगा, तो दोनों एक ही पॉइंट पे मीट करके पैरेलल होंगे। N2 H2, ये N2 का मैं लिख देता हूँ, N2 H2 और ये NH3। इट डिपेंड्स कि कंसंट्रेशन क्या ले रहे हो, बट इतना श्योर होगा कि N2 ऐसे डिक्रीज करते हुए H2 डिक्रीज करते हुए NH3, मतलब कोई भी ऊपर कोई भी नीचे हो सकता है, ये नहीं बोल सकते कि NH3 ऊपर रहेगा पूरा कि नीचे रहेगा। इट डिपेंड्स किसका क्या कंसंट्रेशन था उसके अकॉर्डिंग। ये क्लियर हुआ, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अलग अलग आएगा। ओके, क्लियर क्लियर, ठीक है, ये सबको क्लियर, तो ये देखिए हमने, जैसे क्वेश्चन ऐसे ग्राफिकल दे रहे, तुमसे पूछे कि टी इक्विलिब्रियम बताओ, कंसंट्रेशन टाइम 2SO2 प्लस O2 गिव्स आउट 2SO3, उसको दिखा दिया कि 2 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे जाकर पैरेलल हो गया, वो 2 था और यहाँ पे वैल्यू 1.5 है, ये कंसंट्रेशन लिखा रहेगा कि SO2 है। O2 को दिखा दिया कि 1 है, और ये यहाँ पे आ जाएगा, ये O2 है, ये 0.75 पे रुका हुआ है, और SO3 यहाँ पे आ गया, इसको 0.75 ले लो, और इसका भी डेटा तुम्हें दे दे कि कुछ ये 0.5 पा कर रुक गया। वो स्केल गिवन होगा, ये क्वेश्चन ऐसे दे दिया, अब पूछेगा कि केसी क्या है, सिंपल क्वेश्चन है सब। तो केसी का वैल्यू कितना हो गया, प्रोडक्ट में क्या है SO3, उसका स्क्वायर होगा, रिएक्टेंट में आ जाओ, SO2 उसका स्क्वायर होगा, और O2 का पावर 1 होगा। SO3 के स्क्वायर की बात करें तो SO3 कहाँ पर गया, जीरो से बढ़ते हुए कहाँ पे चला गया, वो 0.5 इक्विलिब्रियम पे, तो 0.5 का स्क्वायर बाई SO2 1.5 का स्क्वायर, और O2 0.75, यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा जो भी होगा। क्लियर।
ओके, ठीक है। अब नाउ फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। So what is the physical significance of equilibrium constant? है ना? If K equilibrium is greater than 1, greater than 1 मान लो 10^3, 10^4 ऐसा हो गया, then greater than 10^3 ऐसे ले लो, greater than 10^3, then the reactant then conversion का बात है ना, conversion of reactant into product is very high. Example, suppose A gas है और B gas है ऐसे. If I give you Kc का वैल्यू 10:3, इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे तुम क्या लिख सकते हो, ये 10:3 है तो ये 1 होगा, तभी Kc इतना आएगा ना. इसका मतलब T = 0 पे ये कितना होगा, ये 0 होगा, ये कितना होगा, 1 मोल A का बचा है, B 1000 मोल हो गया, मतलब स्टार्टिंग में ये 1001 मोल होगा, तभी 1000 मोल कन्वर्ट हो गया, A बच गया. Kc वैल्यू इज B/A, तो परसेंट कन्वर्सन कितना हो गया, परसेंट ऑफ A रिमेनिंग देख लो बेटर है, कितना परसेंट A बच गया तुम्हारा, 1 out of 1001 in 200, अप्रोक्सीमेटली ये कितना हो गया, इसको कैंसिल कर दो, अप्रोक्सीमेटली ये 10 टाइम्स ऑलमोस्ट 0.1%, मतलब 99.9% is converted to the product. यही है ना. अब Kc का वैल्यू 10:4 हो जाए तो सेम कैलकुलेशन कितना होगा, 10:4 मतलब B 10:4 है तो A 1 होगा. मतलब B यदि 10:4 मोल है, 10,000 मोल, तो A का 1 मोल बचा हुआ है, मतलब स्टार्टिंग में 10,001 मोल लिया होगा और 1 मोल ए रिएक्ट नहीं किया, उधर ही पड़ा रह गया और 10,000 मोल चले गए, यही हुआ ना. तो 10,001 में 1 बचा हुआ है, तब 0.01 आएगा, मतलब 99.99% ए कन्वर्ट हो गया. अब Kc का वैल्यू 10:5 है, मतलब 1 लाख है, मतलब B यदि 10:5 है तो A 1 होगा इक्विलिब्रियम पे, मतलब B का 1 लाख मोल है तो A का 1 मोल होगा. B का 1 लाख मोल है तो A का 1 मोल हुआ ना, तो मतलब स्टार्टिंग में कितना लिया होगा, ये जो A है वही B में कन्वर्ट हुआ ना, मतलब 1 लाख 1 मोल लिया होगा तुमने A 1 मोल बच गया और 1 लाख कन्वर्ट होकर उधर चला गया, तो A रिमेनिंग बचा कितना, 1 आउट ऑफ 1 लाख 1 मोल ना, तो 0.001, मतलब परसेंट कन्वर्सन 99.999%. तो Kc का वैल्यू जितना हाई कर रहे हैं परसेंटेज बढ़ते जा रहा है, 99.99, 99.999999 ऐसे. अब Kc का वैल्यू 1 हो जाए तो Kc का वैल्यू 1 मतलब कंसंट्रेशन ऑफ B बाई कंसंट्रेशन ऑफ A इज 1, मतलब दोनों इक्वल इक्वल है, तो कितना परसेंट कन्वर्ट हुआ सोच के बताओ.
हाँ आयुष करेक्ट है। हाँ सर 1001 कैसा है अभी क्लियर है ना? यदि ये आंसर कर पा रहा हो तो क्लियर है। शुभम 100% कन्वर्सन नहीं, परसेंट कन्वर्सन 100 नहीं होगा, केसी का वैल्यू 1 है। अथर्व का भी करिए, सही है अभी। आयुष एंड अथर्व। 50 यस, क्योंकि ए और बी दोनों यदि 1-1 है, ए और बी दोनों 1-1 है, क्योंकि के सी 1 है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई ए इज 1, मतलब दोनों इक्वल इक्वल है। तो सपोज दोनों 1-1 है तो स्टार्टिंग में ए 2 मोल रहा होगा और बी 0 होगा, तभी दो में से एक मोल चला गया तो एक एक हो गया दोनों, तो 2 में 1 मोल कन्वर्ट हो गया, तो 50% कन्वर्सन है। तो हायर द वैल्यू ऑफ केसी मोर परसेंट कन्वर्सन, यही हो गया ना। इफ इफ के इक्विलिब्रियम, if k equilibrium is 1, then we can say that concentration of reactants are comparable to products, are comparable to products, like A gas is in equilibrium with B gas, so K equilibrium is 1. It means at time t is equal to t equilibrium दोनों equal होगा, 10 molar 10 molar 5 molar 5 molar like this. Suppose both are 5 molar and 5 molar. So what will be the initial concentration? Initially 0 हो गया, B था ही नहीं, 10 में 5 बच गया, मतलब ये 10 मोलर होगा, 10 में 5 मोल कन्वर्ट होकर उधर चला गया। So percent conversion is what? 5 out of 10 into 100 is equal to 50%. Third, if what? K equilibrium is less than 1, मतलब K equilibrium मान लो 10⁻², -3 ऐसे ऑर्डर का है, इसका मतलब छोटा वैल्यू है K equilibrium का, then conversion of reactant into product is very less. Then conversion of reactants into products is very less. Okay. Now equilibrium constant. का यूनिट देखता हूँ, equilibrium constant. Equilibrium constant. AA gas plus BP gas is equal C gas D gas. So K is equal to activity of C raised to C, activity of D raised to D, और ये होता है activity of A raised to A और activity of B raised to B. और A is activity, एक्टिविटी का कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट, सो K हैज नो यूनिट। जब एक्टिविटी का ही यूनिट नहीं है तो K का कैसे होगा?
for dilute solutions, activity is equal to concentration. जब solution dilute होगा तब concentration होगा, then Kc will be C raised to C, D raised to D by A raised to A by B raised to B. तो हम लोग तो इसे डायरेक्ट पढ़ने, मतलब जितना हम लोग पढ़ने डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, कंसेंट्रेशन 1 मोलर या उससे कम। तो पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम जो हम लोग पढ़ेंगे इस तरह से पढ़ेंगे। जब यहाँ पे हम लोग के की बात कर रहे हैं तो उसका नई वैल्यू आ रहा है। अब केसी में कंसंट्रेशन कर दिया, इसका क्या होगा, यूनिट इज पॉसिबल। जो रियलिटी में क्या था, लॉ ऑफ मास एक्शन से उसका कोई यूनिट नहीं था, बट इसका फिजिबल है, मोल पर लीटर समथिंग पावर करते हुए। हाँ ओके, वो के था उसका कोई यूनिट नहीं था जब एक्टिव मास के टर्म में लिखोगे, बट केसी के टर्म में आ गया तो फिजिबल है। अब केपी के टर्म में हम लोग लिखे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट in terms of pressure and mole fraction। एक मिनट कुछ डाउट लिखता हूँ तुम्हें। तो जैसे ए गैस प्लस बी बी गैस इस तरह से आ गया ना, तो जब के पी लिखना है तो पार्शियल प्रेशर सी रेस टू सी, और ये होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ डी रेस टू डी बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ए रेस टू ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी रेस टू बी। वहां कंसेंट्रेशन था, यह प्रेशर है, और के एक्स विल बी mole fraction of C raised to C, mole fraction of D raised to D by mole fraction of A raised to A, mole fraction of B raised to B. Now, if you go for relation between Kp, Kc and Kx, तब क्या होगा, पार्शियल प्रेशर का इक्वेशन क्या था डाल्टन्स लॉ से, पार्शियल प्रेशर क्या था, जैसे इस रूम में मैं बैठा हूँ तो N2O2 दोनों प्रेशर लगा रहे हैं, तो तुम्हें जिसका प्रेशर चाहिए केवल वही गैस रखो, बाकी को हटा दो। जैसे N2 का प्रेशर चाहिए मुझे, तो पार्शियल प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर ऑफ द गैस it applies when kept alone, उसे केवल रखो at the same volume। मतलब इसी रूम में O2 को हटा दो, सिर्फ N2 को रहने दो, सेम टेम्परेचर, जो टेम्परेचर था वही। तो PAV इक्वल टू NaRT, ये पार्शियल प्रेशर का इक्वेशन था ऐसा। So ये PA इक्वल टू Na by B, नंबर ऑफ मोल्स by B is now a new term, concentration। PA इक्वल टू concentration of A RT, PB इक्वल टू concentration of B RT, similarly PC and PD। Kp will be, PC will be concentration of C RT raised to C DRT raised to D by ART raised to A BRT raised to D। So it will be C raised to C, D raised to D by A raised to A and B raised to B। साथ में एक और टर्म आ गया, RT को बाहर कर दो तो C प्लस D माइनस A प्लस B, RT का पावर C प्लस D माइनस A प्लस B।
तो ये क्या हो गया, सी प्लस टी चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस सब्सटेंस है ना, जो गैस है उसी के लिए तो पीवी इक्वल टू एनआरटी है ना, उसको डेल्टा एनजी कर दो, तो ये हो गया केपी इक्वल टू, ये आ गया केसी, ये हो गया आरटी का पावर डेल्टा एनजी, ये एक रिलेशन आ गया यहाँ पे। डेल्टा एनजी कितना, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, जैसे कि ये एग्जांपल ले लो, N2 गैस plus 3H2 gas gives out 2NH3 gas. तो Kp जो होगा PNH3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई PN2 PH2 क्यूब, ऐसा। Kp PNH3 का स्क्वायर वही आ जाएगा, और इसका जो वैल्यू होगा दैट विल बी Kc RT का पावर डेल्टा Ng। तो डेल्टा Ng इज जो गैस है 2 माइनस या क्या 1 प्लस 3 4, मतलब -2 ना, तो आरटी का पावर -2, ऐसे होगा ना, Kp इक्वल टू Kc RT रेज़ टू -2। जैसे कि CO2 गैस प्लस C सॉलिड, ये सब 2CO गैस, डेल्टा Ng जो होगा 2 माइनस 1, क्योंकि गैस तो एक ही है, यही CO2, सॉलिड कंसिडर ही नहीं होगा कार्बन, ये 1 होगा, तो Kp विल बी Kc RT का पावर 1, ये वही है जो वहां पे डेल्टा Ng था। ओके, क्या पूछा था तुमने, व्हाट डज एक्टिविटी मींस, एक्टिव मास कितना होता है, बस अभी इतना ही रखो कि डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो कंसंट्रेशन के इक्वल होगा। एक्टिव मास जो कितना स्ट्रांगली पार्टिसिपेट कर रहा है। अच्छा ठीक है, अभी समझ लो, मान लो एक्टिव मास हो गया कि मान लो एक रूम में सब बैठे हुए हैं, एक फुटबॉल दे दूं मैं कि लो सब फुटबॉल खेल लो, सब खेल ही नहीं पाएंगे, मालूम चलेगा कि 2 मिनट दिया, 4 लोगों को बॉल मिली, बाकी कहीं जा ही नहीं पाई, इतने लोग बैठे हुए कि फुटबॉल नहीं खेल सकते। बट एक बिग ग्राउंड दे दिया जाए, बड़ा सा ग्राउंड, तो क्या होगा, सबके पास बॉल जाएगी, ऑल ऑफ यू कैन प्ले, ऑल कैन एक्टिवली पार्टिसिपेट ना, मतलब दूर दूर रहे सब तो सब एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, तो एक्टिव मास वो जो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो कंसंट्रेटेड हो गया तो सारे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बट डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया तो वो सबके सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो यूनिट ऑफ केसी इज नॉट फिक्स्ड, केसी का यूनिट आएगा है ना, के का यूनिट नहीं आएगा यदि एक्टिव मास के टर्म में रखा जाए, तो एक्टिव मास के टर्म में रखते ही नहीं, भूल जाओ, हम लोग हमेशा केसी केपी के टर्म में रखेंगे। ओके, केपी इक्वल टू केसी आर टी रेस टू -1, ये दो एग्जांपल क्लियर हो गया। सॉलिड मत कंसिडर करना, जो गैस है केवल उसी का होगा। अब केपी एंड के से के एक्स में क्या है, रिलेशन बिटवीन केपी एंड के एक्स, मोल फ्रैक्शन के एक्स के टर्म में, तो के पार्शियल प्रेशर को हम लोग क्या लिखते थे, पी ए इक्वल टू एक्स ए इंटू पी टोटल, ये था ना, तो जब तुम केपी रखोगे तो ये था सी रेस टू सी पीसी रेस टू सी पीडी रेस टू डी बाई पीए रेस टू ए पीबी रेस टू बी, पीसी कितना होगा एक्स सी इंटू पी रेस टू सी, ये हो गया एक्स डी इंटू पी रेस टू डी, ये एक्स ए इंटू पी रेस टू ए, और एक्स पी इंटू पी रेस टू बी, एक्स रेस टू एक्स, एक्स सी रेस टू सी, एक्स टी रेस टू डी, एक्स ए रेस टू ए, एक्स बी रेस टू बी, ये क्या होगा के एक्स, और ये कितना हो गया पी का पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस, मतलब पी रेस टू डेल्टा एन डी, तो एक
इक्वेशन ये आएगा KP इक्वल टू KX का और कहीं यूज नहीं आएगा, ये बस ये एक फॉर्मूला बस याद कर लेना, और हर जगह KC और KP ही हम लोग के काम करेंगे। फिर से वो लेक्चर उन लोगों ने रख दिया इस समय, तो जिससे बोर्ड से इंपॉर्टेंट हो जा सकता है, बाकी लोग रुक जाओ आज, वो आगे तक कर लेते हैं। कल थर्सडे को ऐसा था क्या 7:15 में लेक्चर? थर्सडे सैटरडे दोनों? तुम लोगों ने मैम से बात नहीं किया था इसके लिए? कौन कौन जाता है बोर्ड्स लेक्चर में? ऐसे कैसे होगा? कंप्यूटर लेक्चर है? अच्छा जाओ देखेंगे। फिर इस पार्ट तुम यहाँ पे देख लेना, ये लेक्चर्स में जो जो लोग रुक रहे हैं। अच्छा, सबका कंप्यूटर लेक्चर होगा? हाँ हाँ, सबका तो कॉमन ही होगा ना, वो इम्पोर्टेंट है, उसको क्या बोले। हम्म, नेक्स्ट टाइम वो बात करके इसको टाइम एडजस्ट कर लेंगे। जाओ, कंप्यूटर लेक्चर है तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है।